जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। आइए आज से हम क्लास 10th का जो हम पहला चैप्टर भौतिकी पढ़ाए थे, अच्छा ना, जिस चैप्टर का नाम है भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मैंने आधे घंटे का वीडियो कल बनाया था, उसी को हम आगे चल रहे हैं। देखिए, एक वीडियो में तो ये संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम इसको आधे आधे घंटे करके हम पढ़ाते चलेंगे और समझाते चलेंगे, रोज़ वीडियो बनाएंगे। देखिए, बिना समय गंवाए मेरे साथियों, आइए हम आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वही चैप्टर है, हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। आप देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। देखिए, हम आगे आते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये प्रश्न है जिसमें ये 2 से 5 नंबर तक आता है एग्जाम में, माने आ सकता है, अच्छा ना। देख सकते हैं इधर लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब और इसको हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रश्न अंतर दिया हो तो पहले हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं, इसे हम एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ हम काल्पनिक प्रतिबिंब में लिख सकते हैं। देखिए, पहला क्या बोल रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा होता है या बनता है। अगर हम काल्पनिक पाते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है या बनता है। माने मेरे प्यारे बच्चों, अगर आगे हम आए तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। मेरे साथियों, अच्छा ना, आगे दे रहे हैं, आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अब देखिए, तीसरा हम आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, अच्छा ना। देखिए, ये 2 नंबर का आ सकता है, अच्छा ना, तो 2 नंबर का आ सकता है। अब इसको याद कर लेना है, 3 को है। अब देखिए, आगे आते हैं हम। अब हमें दिया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आगे हम आते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताएं। मतलब हम इसका विशेषता बतलाएंगे। इसका विशेषता देख रह सकते हैं, इसका 8 विशेषता है, याद रख लीजिएगा, अच्छा ना। देखिए, पहला विशेषता पर हम आते हैं, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद करना है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो किस दर्पण का पहचान है, आपको याद रख लेना है, समतल दर्पण का, अच्छा ना। समतल, देखिए, इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आभासी बनता है, अच्छा ना। देखिए, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब कैसा होता है, तो पार्श्विक रूप से क्या होता है, तो उल्टा होता है। अब देखिए, छठा पे हमारा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे बनता है। मतलब देखिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अगर जितना वस्तु को, देखिए, वस्तु को दर्पण से आगे रखिएगा, प्रतिबिंब आपको उतना ही पीछे बनेगा। आपको याद रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, 7 पे आते हैं हम कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, आगे आते हैं हम कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से दोगुनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों,
प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से क्या होती है, तो दुगनी होती है। आपको याद रख लेना है ये विशेषताएं, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, आपको ध्यान देना है ना। अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये आपका ये क्वेश्चन आ सकता है ना। अब देखिए आगे हम चलते हैं। अब देख सकते हैं, अब देखिए पार्श्व परिवर्तन। देखिए अब आया मेरा पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन देखिए, जैसे अब देखे होंगे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है ना। किस रूप में, तो पार्श्व परिवर्तन के रूप में, है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये दर्पण है, दर्पण में एक कार्ड पे आर लिखा है, और इसमें देखेंगे तो ये पार्श्व परिवर्तन देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है ना। आगे आते हैं हम कि देखिए पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन इसमें वस्तु का दायां भाग, माने कि पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि वस्तु का दायां भाग, है ना, प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है। मतलब पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, याद रख लीजिएगा। और बायां भाग क्या दिखाई देता है, दायां। मतलब देखिए पार्श्व परिवर्तन की क्या पहचान है, अगर मान लीजिए कि मेरा बायां हाथ है तो याद रख लिए दर्पण में क्या दिखाएगा, दायां। अगर मेरा दायां हाथ रहेगा, जैसे दायां हाथ मान लेते हैं, वो क्या दिखाएगा, बायां। आपको बस ये याद रख लेना है। जैसे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पर शब्द उल्टे लिखे होते हैं। अब देखे होंगे कि जो हम एम्बुलेंस देखते हैं, जो एम्बुलेंस होती है जो अस्पताल में मरीजों को ले जाती है, उस पर उल्टा लिखा होता है ना। एम्बुलेंस पर यही इसी भाषा में लिखा होता है। मतलब भाषा में तो नहीं बोल सकते हैं, पार्श्व परिवर्तन के रूप में हम बोल सकते हैं। अब देख सकते हैं, अब आगे देख सकते हैं कि आगे आते हैं हम। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा है ना, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अब देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं। अब देख सकते हैं ये हम लोग का ये गोलीय दर्पण हो गया। आप देख सकते हैं ये हम लोग का पी हो जाएगा, पी, जिसे हम इसे ध्रुव बोलते हैं। याद रखिए ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, याद रख लीजिएगा, अवतल दर्पण। ये हम लोग का जो हो जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, हम इसको बोल सकते हैं प्रधान अक्ष, या इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, है ना, मुख्य अक्ष बोल सकते हैं इसको हम। अब ध्यान से देखिए समझिएगा, ये देखिए ये जितना चीज़ है, ये हम इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे। देखिए ये भी, देखिए ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। अब देखिए ये बाहर सा रहेगा, है ना। और देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, तो उत्तल बोलेंगे, उत्तल दर्पण, याद रख लीजिएगा, है ना। ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ध्यान से आपको देखना है ना। ये हम लोग का हो जाएगा, ये त्रिज्या होता है, याद रख लीजिएगा, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, है ना। बस आपको अभी इतना ही ध्यान देना। हाँ एक और ध्यान देना है आपको कि देखिए यहाँ पर जो दिया है सी दिया है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र बोलते हैं, है ना। अब देख सकते हैं इसको अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। और ये हम लोग का ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, आपको याद रख लेना है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, है ना। चलिए हम आगे आते हैं बिना समय गंवाए। देखिए आगे प्रश्न बोल रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आ चुका है कि गोलीय दर्पण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण हम उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं कि जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है,
उसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोल सकते हैं, अच्छा ना। एक तरह से ये गोलीय दर्पण का क्या हो गया मेरा, तो ये परिभाषा हो गया, अच्छा ना। आपको याद रखना है, ये गोलीय दर्पण का क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप इसको फिगर में, इसमें कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है, अच्छा ना। आगे हम चलते हैं। अब देख सकते हैं, अब आपके पास आएगा कि बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रख लीजिएगा। देखिए पहला हो जाएगा अवतल दर्पण, अच्छा ना, जिसे हम अभिसारी दर्पण बोल सकते हैं। अवतल को हम अभिसारी बोल सकते हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ से 1 नंबर का पूछता है कि हम किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को। और याद रख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, तो अपसारी दर्पण बोलेंगे, अच्छा ना। माने देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी, ये आपको याद रख लेना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2 को बनेगा, अच्छा ना। आपको पूछ देगा किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, आपको याद रख लेना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि बताइए किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोल सकते हैं और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोल सकते हैं, अच्छा ना। अभिसारी दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं हम, और देखिए अपसारी को हम डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं, आपको ये याद रखना है। अब आप देख सकते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, आपको याद रखना है कि गोलीय दर्पण से विभिन्न पद क्या क्या है। आप देख सकते हैं पहला ध्रुव है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं, अच्छा ना। जैसे में आप देख सकते हैं, हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर है, यहाँ पर ध्रुव है, याद रख लीजिएगा। इसमें थोड़ा फिगर में नहीं दिखा रहा है, चलो देखिए यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा हम लोग का, यही ध्रुव है, अच्छा ना। इसको हम ध्रुव बोलेंगे, देखिए दोनों तरफ लिखा है ध्रुव, आपको याद रख लेना है। अब आगे आते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, देखिए उसके बाद हम आते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया था कि देखिए ये हम लोग का वक्रता केंद्र हो जाएगा, अच्छा ना। यहाँ पर वक्रता केंद्र है, आपको हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र बताया था, वक्रता केंद्र, समझ जाइएगा, अच्छा ना। अब आते हैं हम आगे, अब आप देख सकते हैं अब है वक्रता त्रिज्या, अच्छा ना। तो वक्रता त्रिज्या हमने आपको बताया था, देखिए ये है वक्रता त्रिज्या हम लोग का है, अच्छा ना। देख सकते हैं आप वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पढ़ सकते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब आ गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हम यही बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से माने गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं द्वारक, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समांतर वृत्ताकार सीमा में होता है और इस वृत्ताकार सीमा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, है ना। इसे mn से दर्शाया जाता है ना। अब देख सकते हैं आपके नोट गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तो r बराबर 2f होता है, आपको याद रख लेना है, ये एग्जाम में आता है, अच्छा ना। ये दिमाग में आपको रख लेना है ये वाला चीज़, अच्छा ना। पूछ देगा कि बताइए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो r बराबर 2f है। द्वारक किसे बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण का, देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ सामान्यतः वृत्ताकार सीमा में होता है। कैसा सीमा में होता है, तो वृत्ताकार सीमा में होता है। इस वृत्ताकार सीमा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे हम mn से दर्शाया गया है। ऊपर हमने जो बताया था देख सकते हैं आप, इसमें भी देख सकते हैं हम लोग का जो
ए बी है, ये द्वारक है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा हम बता देते हैं आपको हम, क्योंकि ये समझना आपको जरूरी है। देखिए पहले हम पढ़ देते हैं, मुख्य फोकस को हम एफ से बोलते हैं, मुख्य फोकस को एफ बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस के आने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरणें कैसी होगी, तो ये समानांतर होती है। गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बोल सकते हैं हम। देखिए हम थोड़ा फिगर पे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पूरा ब्लैक है, आप देख सकते हैं, ये हम आपको बोल सकते हैं आप देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा दिखा सकते हैं आपको हम, ये देखिए ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम मुख्य अक्ष बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो मेरा C है, अच्छा ना, और ये P है और ये F है, अच्छा ना, आपको याद रख लेना। इस बिंदु को हम P बोलेंगे, अच्छा ना, यहाँ F और यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, C माने केंद्र होता है। अब देखिए इसको हम बोलेंगे क्या, तो मुख्य अक्ष बोलेंगे। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। आप देख सकते हैं इफ जो होता है इसको बोलेंगे फोकस या फोकस बिंदु। देखिए इसको हम बोलेंगे फोकस या फोकस बिंदु। फोकस हम बिंदु बोल सकते हैं, और पीएफ को हम बोल सकते हैं, पीएफ को हम फोकस दूरी बोल सकते हैं, फोकस दूरी। आप देख सकते हैं पीएस को हम फोकस दूरी बोलेंगे। देखिए ए बी द्वारक हो जाएगा मेरा, आप देख सकते हैं ए बी यहाँ से, ये जो है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो द्वारक हो जाएगा, आपको याद रख लेना है द्वारक। और ये पी देखिए हम लोग का ध्रुव हो जाएगा, और सी देखिए हम लोग का क्या होगा, तो वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और पीसी हम लोग को क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। पीसी हम लोग का वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। इसे आपको देख लेना है ना। ये चित्र जो है आपको याद रख लेना है, ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं। इसी को हम देखिए, ये जो सबसे मेन आप समझने वाली बात ये है कि आप इसको देखिए, ये जो है आपका, इसको आप बोलते हैं, बोल सकते हैं प्रधान अक्ष, या हाँ इसको हम प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, है ना। मैंने मुख्य फोकस के समानांतर, इसको मुख्य फोकस भी बोलते हैं हम। आगे चलते हैं, इसमें देखिए आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वही तो ये छोटा है। अब आगे देख सकते हैं आपकी फोकस दूरी, अच्छा ना। तो हमने आपको बताया था कि फोकस दूरी किसे बोलते हैं हम, कि अब चाहे बता दे रहे हैं फिर भी देखिए, फोकस दूरी किसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा हम सूचित करते हैं, मतलब आपको याद रख लेना है, गोलीय दर्पण का ध्रुव जिसे हम पी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। अब मुख्य फोकस मतलब कि एफ, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फोकस दूरी, याद रख लीजिएगा। इसको हम बोल सकते हैं फोकस दूरी, है ना, जिसे हम एफ के द्वारा सूचित करते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है ना। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, आप देख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध
देखिए छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए, मतलब छोटे द्वारक के लिए गोलीय दर्पण के लिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। माने वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब r मतलब देखिए r हो जाएगा हम लोग का वक्रता त्रिज्या, अच्छा ना, और इसको हम बोल सकते हैं देखिए f बराबर मतलब फोकस दूरी, याद रख लीजिएगा फोकस दूरी। आगे चलते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, माने यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। आप देख सकते हैं इसे, अच्छा ना। अब देखिए इसको हम आगे सिद्ध करेंगे। देखिए आगे आते हैं हम अवतल दर्पण में। आपसे कोई पूछ दे के बताइए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में आता है, अच्छा ना। अब आगे आते हैं हम कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर में उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उस गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं जिसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो। प्रवर्तक सतह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, धंसा रहेगा। और याद रख लीजिएगा, और उभरा हुआ भाग रंगा हो। मतलब उभरा हुआ भाग क्या हो, रंगा हो। जैसे हम आपको देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर हम फिगर से समझाएं आपको हम, तो ये हो जाएगा, आप ये देख लीजिएगा, ये अवतल दर्पण है, अच्छा ना। अब देखिए ये क्या है, तो धंसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये आपतित किरण है, ये मेरे प्यारे बच्चों आपतित किरण है, अच्छा ना, आपतित किरण। देखिए आपसे बता सकते हैं, ये देख सकते हैं। बस इतना ही समझिए ना कि ये धंसा है और ये अवतल दर्पण है। बस आपको इतना ही याद रखना है, अच्छा ना। अभी इतना ही याद रखना है, अवतल दर्पण याद रख लीजिएगा। ऐसे अगर बनाना चाहते तो बना सकते हैं, अच्छा ना। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या छोड़ दीजिए, इतना रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। अब देखिए अब आते हैं हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए इसके मुख्य फोकस के बारे में हम आते हैं। अब देख सकते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखा जाए, इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती है। परावर्तित किरणों का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों हम ये बोल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हम लोग का दर्पण हो गया। देखिए आते हैं हम इसको रंग दिखाते हैं, ये हम लोग का दर्पण हो गया, ये P हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे है, ये F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, अच्छा ना। इसे हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए हम आगे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ना। ये VBI प्रश्न है, याद रख लीजिएगा, अच्छा ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपको ध्यान देना है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। देखिए उत्तर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। आगे आते हैं हम, इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। पहला उपयोग इसका है, या प्रयोग बोल सकते हैं, उपयोग बोल सकते हैं, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसे दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी कहते हैं। माने अवतल दर्पण को हम दाढ़ी बनाने वाला दर्पण भी हम बोल सकते हैं। इसका उपयोग
टार्च, वाहनों के हेडलाइटों और सर्च लाइटों में भी किया जाता है। अब देखिए तीसरा जो है, डॉक्टर रोगियों के नाक, कान, गले और दांत आदि जांच करने में इसका उपयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 पे आते हैं। इसका उपयोग